Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm so sorry. We have started the class a bit late because there was some problem in connectivity. So I'm now in Wales College and I'm going to connect from college right now. So I'm going to start the class and just going to share the same video which we have previously disconnected. I think we discussed about the endoplasmic reticulum in detail, isn't it? Yes, sir. So today we will discuss about the Golgi body, isn't it? Yeah. So after we have closed endoplasmic reticulum, and today I'm just going to share a video of Golgi body. Just stay with me, please, and give me a few seconds to connect the video. Thank you. Endoplasmic reticulum is also a flattened membrane, zigzag membrane, tubes-like structures, but they are not like in the organized way, like extends from the plasma membrane to reach the nucleus. ये थोड़ा डिफरेंट है, ये ऐसे नहीं है कि जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाकायदा हर तरफ से मेम्ब्रेन से आ रहा था और न्यूक्लियस को सराउंड कर लिया था. ये it is dispersed throughout the cytoplasm. Cytoplasm के अंदर हर जगह पड़ा है, इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, and it's like 4 to 5 stack of membrane, ज़्यादा नहीं होते हैं. अब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख रहे थे भी डायग्राम में देखा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होके जा रहा था, मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक पहुंच रहा था. लेकिन अगर आप गोल्जी बॉडी को देखो तो ये 4 से 5 मेम्ब्रेन के स्टैक्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द सेल्स के अंदर पड़े होते हैं. मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ. Just like this one. So one streak of membrane, the other streak of the membrane. It's like this way. You can see here we have a 4 stack of membrane, and one more difference. The cavity of each membrane is independent. They are not continuous. Endoplasmic reticulum के अंदर आप देख रहे थे कि देखें यहाँ से बाकायदा अगर आप देखें यहाँ पे तो इसमें बाकायदा डॉट 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 देखें इन दोनों की कंपार्टमेंट कॉमन है, जुड़े हुए हैं. यहाँ ऐसा नहीं है. अगर आप देखें तो यहाँ इसका अपना कंपार्टमेंट है पूरा सेपरेट, इसी तरह इसका अपना कंपार्टमेंट है सेपरेट, इसका अपना कंपार्टमेंट है सेपरेट, इसका अपना कंपार्टमेंट है सेपरेट. तो गोल्जी एपरेटिस के अंदर 4 या 5 या बाजू का 7 मैक्सिमम स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं जो आपस में फोल्डेड होकर कप लाइक सॉसर शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं. और बिल्कुल जैसे कि जिसमें हम चाय पीते हैं कप होते हैं ना, कप जिसमें रखते हैं सॉसर, तो उस तरह की ये शेप है. या आप एक और चीज़ आपने जो आप खाते होंगे सॉसेज होती हैं उसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे और इस तरह बहुत सारे सॉसेजेस आपस में जोड़ देंगे तो उससे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे कि गोल्जी बॉडी. और गोल्जी बॉडी की खासियत ये है, मैं कुछ चीज़ें इसके साथ मेंशन कर दूं. सो इट्स लाइक द sausage shaped structure, right? Now it is also single membrane structure, not a double membrane structure. ठीक है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है.
एक बात मैं आपको बताता चलूं कि डीएनए जो होता है ना, अभी तक किन किन ऑर्गेनेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट था या किन किन ऑर्गेनेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था? बेटा न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, एक को कहते हैं डीएनए और एक को कहते हैं आरएनए। याद रखिएगा, डीएनए एंड आरएनए इन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है कि कौन से ऑर्गेनेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड है किस में नहीं है। तो नंबर एक हमने पहले क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर बाकायदा सर्कुलर डीएनए था, इसलिए यस इट पोजेसेस न्यूक्लिक एसिड। फिर हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर डीएनए था, यस इट पोजेसेस न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमने पढ़ा क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अटैच था राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, एंड आरएनए इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो पोजेसेस न्यूक्लिक एसिड। But what about the Golgi body? This is the first organelle which does not contain any nucleic acid. इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है। अच्छा, इसके आपने कभी डायग्राम देखा होगा बुक के अंदर भी या अपनी ओ लेवल के अंदर भी देखा होगा, इसके दोनों तरफ पे ऐसे कुछ सर्कल बने होते हैं, कभी अगर आप देखें, या कई डॉट्स पड़े होते हैं गोल्गी बॉडी में। नॉर्मली इस तरह कोई सर्कल टाइप्स चीज़ें होती हैं जो पड़े होते हैं। एंड व्हाट दीज डॉट्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स, ये बताते क्या है, क्या चीज़ है ये डॉट्स, इसका फंक्शन क्या है? तो ये डॉट्स नहीं है, बेसिकली दे आर दी वेसिकल्स। I told you a time before that vesicles are basically transporting from the endoplasmic reticulum. So from the endoplasmic reticulum, vesicles are detached, and these vesicles contain the refined amine protein molecule. The processed protein molecule are present in these vesicles, and then these vesicles are migrating from here to the Golgi body. They are moving to the Golgi body. ये जो आपको नजर आ रहे हैं सर्कल बबल्स टाइप शेप, ये वो वेसिकल्स है जो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हुए थे और इसके अंदर प्रोसेस प्रोटीन मौजूद है। नाउ इट्स अ टाइम टू फर्दर प्रोसेस प्रोटीन। अब हमने प्रोटीन को फर्दर प्रोसेस करना है, मजीद प्रोसेस करना है। तो कैसे प्रोसेस करेंगे और प्रोसेसिंग में होगा क्या? तो जैसे आपने चार चीजें पहले पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोसेसिंग, नंबर 2 असेंबलिंग, नंबर 3 पैकिंग, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन। ये चारों चीजें हो गई। अब आखिरी चीज मैं लिख रहा हूं कि ये जो लाइन मैंने ऊपर खींची है और ये वेसिकल जा रहे हैं, ये करने क्या जा रहे हैं? एक और वर्ड, बड़ा फैंसी वर्ड है, इसको हम यूज करते हैं, एंड दैट इज मॉडिफिकेशन। Do you know the difference between modification and assessing or processing? Processing का मतलब है एक ही चीज़ है उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं। मसलन आपने इसकी चीज़ का टेस्ट बनाना है, अपने मसाले डालने, नमक डाल दें, चीज़ चेंज तो नहीं होगा, चीज़ तो वही है, आप उसका टेस्ट चेंज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं उसको। और मॉडिफिकेशन का मतलब होता है एक चीज़ को बिल्कुल चेंज करके नई चीज नई फॉर्म में लेके आना, दैट्स मॉडिफाइड, चेंज कर दिया गया। तो अभी तक आप जिस चीज़ के साथ खेल रहे थे वो प्रोटीन था, प्रोटीन को आप प्रोसेस कर रहे थे, उसको पहले अमाइनो एसिड से लेके गए पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड से लेके आ गए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में, प्रोसेस करके उसको फर्दर असेंबल किया, उसको फर्दर पैक किया, उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट किया। इट्स द टाइम नाउ टू मॉडिफाई। और वो मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में होगी? यू हैव टू ऐड सम ग्लूकोज और शुगर मॉलिक्यूल टू द प्रोटीन। तो जब आप शुगर को प्रोटीन के ऊपर ऐड करेंगे तो अब वो प्रोटीन नहीं रहा, उसको हम एक और नाम देते हैं और वो है glycoproteins. So glycoprotein is somewhat different from protein actually. It's not protein. Glycoprotein is a mixture. It's like, actually it's not a mixture, it's also a compound, but this compound contains both glucose and proteins which are joined to bonds. So that's a complex protein and sometimes made up of sugar like a glucose. तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? एडिशन हुई। क्या चीज आपने इसके अंदर ऐड किया? एडिशन किस चीज की हुई? एडिशन ऑफ शुगर या फिर ग्लूकोज। और ये किसने की? ये माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी गोल्जी बॉडी ने की। लेकिन हमेशा एडिशन नहीं होगी। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा आप एक चीज़ बना रहे हैं फैक्ट्री में और वो कुछ ऐसा बन गया कि कोई चीज़ फालतू लगी है, उसको काटना भी है, ख़त्म भी करना है, हटाना भी है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म में हो। तो कभी कभी अननेसेसरी या गैर ज़रूरी तौर पे अमाइनो एसिड होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो फालतू लगे होते हैं प्रोटीन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं चॉपिंग ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल। तो अमाइनो एसिड को चॉप कर देना, वहाँ से हटा देना, ये एक और फीचर है मॉडिफिकेशन का।
तो एक फीचर तो मॉडिफिकेशन हुआ, एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा क्या हुआ, चॉपिंग ऑफ एक्स्ट्रा या अननेसेसरी अमाइनो एसिड, chopping off extra or unnecessary amino acid from the protein to modify it. अच्छा जी, अब ये जो गोल्जी बॉडी है इसके दो एंड्स देखिएगा, एक वो एंड जिसपे ये आके वेसिकल्स अटैच होने जा रहे हैं, कैसे अटैच होंगे, ये काम कैसे करेंगे, बहरहाल वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे काम करते हैं, बट लेकिन यहाँ ये देखिएगा कि जिस एंड पे ये आ रहे होते हैं इधर, तब यूं आ रहे हैं और यहाँ से ये जा रहे हैं, फिर डिटैच हुए हैं, तो जब ये वेसिकल अटैच होते हैं इस वाले किनारे को कहते हैं सिस साइड, ये इसका सिस साइड है, साइड कौन सा तरफ, साइड, और इसको हम कहते हैं ट्रांस साइड। सो सिस एंड ट्रांस, ट्रांस वो साइड है जहां से वेसिकल फिर जा रहे हैं, और सिस वो साइड है जहां पे वेसिकल अराइव होते हैं, कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इनकी अराइवल कैसे होगी और इनका डिटैचमेंट कैसे होगा वो मैं आपको नीचे बता देता हूं। ये है, सपोज करें हमारे पास एक गोल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन, लुक एट दिस इज वन गोल्जी बॉडी का एक मेम्ब्रेन है, लाइक ये जो ऊपर स्टैक बना हुआ है इनसे हमने एक उठाया है, और इसके अंदर जो ये स्पेस है इसका अपना मटेरियल है इसके अंदर, इसको नॉर्मली इसको भी हम वही नाम देते हैं जो हमने किसको दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ना या सिस्टर्नल स्पेस, वही नाम देंगे जो हमने किसको दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया था। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो वेसिकल है वो आके इनके साथ ऐसे फ्यूज हो जाएगा, ये वो वेसिकल है जो आ रहा है, आई मीन ये वाला वेसिकल जो यहाँ से आ रहा है यूं, ये वेसिकल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है और इसके अंदर प्रोसेस प्रोटीन मौजूद है जो कि लेके आ रहे हैं। जब ये यहाँ पे अटैच होगा तो इनका जो कॉमन मेम्ब्रेन है, दोनों के जो फ्यूज मेम्ब्रेन है, दैट विल बी डिसॉल्व्ड इन दिस वे, लाइक दिस मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी डिसॉल्व this way, like here, it's like this one। इन दोनों के जो ल्यूमेन है वो मिल गए, कॉमन हो गए, तो इसका जो प्रोसेस प्रोटीन है वो इंटर हो गया किसमें, सिस्टर्नल स्पेस के अंदर आया, यानी गोल्जी बॉडी के स्पेस के अंदर वो प्रोसेस प्रोटीन आया, वो असेंबल प्रोटीन आया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले बना चुके थे। नाउ इट्स हियर इनसाइड, नाउ वंस इट एंटर्स द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन इज गोइंग टू बिगिन। अच्छा, अब यहाँ आते ही मॉडिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, चॉपिंग भी शुरू हो जाएगी और शुगर की एडिशन भी शुरू हो जाएगी, और जैसे यहाँ हुआ था कि जब ये प्रोसेस होता था तो आप लास्ट वाले किनारे पे पहुंचता था, सेम यहाँ पे भी ये हो रहा है कि वंस इट प्रोसेस इट अराइव हियर, ये लास्ट वाले किनारे में आ जाएगा, और बिल्कुल लास्ट वाले किनारे में आके जिस तरह ये डिटैच हुआ था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये डिटैच हुआ था वेसिकल, बिल्कुल यहाँ पर भी वेसिकल इसी तरह डिटैच हो जाएगा, यानी कुछ यूं। इसका जो मेम्ब्रेन है ये एक बार फिर पिंच्ड ऑफ हो जाएगा दोनों तरफ से, और यहां पर प्रोसेस और मॉडिफाइड प्रोटीन मौजूद है। इसी तरह ये यहां से डिटैच होएगा और गोल्जी बॉडी वापस नॉर्मल शेप में आएगी। तो ये वो वेसिकल है जो यहाँ से डिटैच होके जा रहे हैं, और ये वो वेसिकल है जो यहाँ से अराइव होके आए हैं। इसका मतलब है वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव द assembled and processed protein, and it is arrive at the cis site of the Golgi body, and the inner membrane diffuse to enter the processed protein in the Golgi apparatus. In the Golgi apparatus in cisternal space, the process of modification begins, where some glucose molecule are added to the processed protein, or some unnecessary amino acid will also be chopped off. In this way, the protein molecule are modified. Once they are modified, they arrive at the trans site, from where again vesicle formation takes place. They get detached from that site.
and they are released in the cytoplasm. तो इसका मतलब ये हुआ फाइनली कि ये जो वेसिकल है, अब ये कहाँ पर आ गए हैं वेसिकल? अब ये पूरा जो आप स्ट्रक्चर पूरा बोर्ड देख रहे हैं, ये सारा सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये सारा सब कुछ हो रहा है एक सेल के अंदर, इस सेल के अंदर हो रहा है। तो अगर इस सेल के अंदर हो रहे हैं तो वेसिकल्स एक्सपोर्ट हुए कहाँ से? गोल्जी बॉडी ने सेल्स और वेसिकल को एक्सपोर्ट किया साइटोप्लाज्म के अंदर। अब अगर इस प्रोटीन की या ग्लाइकोप्रोटीन की किसी सेल को जरूरत होगी तो ये वेसिकल यहीं पर ही इस्तेमाल हो जाएंगे। और अगर किसी और सेल्स को जरूरत हो या बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन हो किसी प्रोटीन की, जैसे कि बहुत सारी जगह पे हम लोग जो म्यूकस बनाते हैं, म्यूकस क्या चीज है? म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन है। तो अगर हम म्यूकस सिक्रीट करते हैं तो जो आप वर्ड यूज करते हो सिक्रीशन, वो सिक्रीशन कैसे होती है? वो ये वेसिकल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आते हैं, रप्चर होते हैं और कंटेंट्स को रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वेसिकल्स हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने, चाहे वो गोल्जी बॉडी से बने, वो सेल के अंदर भी यूज हो सकते हैं और सेल से बाहर भी यूज हो सकते हैं। यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या चीज? अगर ये सेल से बाहर जाते हैं या ये यहाँ से बर्ड ऑफ होते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और जब ये किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर आते हैं उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। चैप्टर 3 में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल इस वक्त मेरा समझाने से मतलब ये था कि आप इस चीज पे फोकस करें कि वेसिकल्स क्या है। वेसिकल्स आर बबल शेप स्ट्रक्चर्स व्हिच मे कंटेन प्रोसेस प्रोटीन इफ डिटैच्ड फ्रॉम इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इट मे possess modified protein in the form of glycoprotein if they are detached from the Golgi body, and they can use both domestically inside the cell as well as outside the cell. So this was the story of Golgi body and endoplasmic reticulum. The rest of the organelle will be discussed in the next video, and that is the lysosomes, ribosomes, and centriole. There are these three other major structures which we have to discuss. But up till now, we talked about the 4 organelles: the mitochondria, the chloroplast, the endoplasmic reticulum, and the Golgi body. Once again, I just want to focus on the number of membranes. Mitochondria is a double membrane structure, chloroplast is a double membrane structure, endoplasmic reticulum is a single membrane structure, and Golgi body is also a single membrane structure. The diameter of mitochondria is from 1 to 3 micrometer, and that of the chloroplast from 3 to 5, but the average is 3, and that's it. So we'll see you inshallah in the next video. Thank you. Yes, students, so did you get the idea? If there's any problem, any questions, you can ask me. Got it? सर गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल निकलते हैं उन सब में ग्लाइकोप्रोटीन होता है क्या? जरूरी नहीं है कि सब में ग्लाइकोप्रोटीन हो, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो उसके अंदर एडिशन होती है। वो लिपिड्स भी ऊपर ऐड कर सकते हैं। अगर लिपिड ऐड करेंगे तो तो फिर लाइपोप्रोटीन बन जाएगा, लिपिड्स और प्रोटीन। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स लाइक दैट वी एडेड। गॉट इट? जी सर। और सर जो ईआर में जितने वेसिकल निकलते हैं वो सब गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई होते हैं क्या? जी ऐसे ही है, बिल्कुल मॉडिफिकेशन वहाँ होगी। जी बेटा सही। जी वो बच्ची कुछ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड को चॉप क्यों करते हैं? मतलब उसमें ग्लाइकोप्रोटीन में से नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन में से नहीं, प्रोटीन में से। आप जब किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाते हो, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज रॉन्ग डायरेक्शन पे लगती है और एक्स्ट्रा उसकी जरूरत भी ना हो तो फिर उसको चॉप करना जरूरी होगा ना, उसको हटाना होगा रिफाइन करने के लिए। तो अगर वो अननेसेसरी ग्लाइकोप्रोटीन में से नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन में से होता है। जी जी प्रोटीन में से होगा। ओके सर, ठीक है, चले अब आप रेडी रहे। मैं जी ग्लूकोज ऐड करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, लेकिन हम चॉप करेंगे तो फिर उसको उसका कोई नाम नहीं है। नहीं, बस चॉपिंग फिर आप प्रोटीन प्रोसेसिंग कहलाएगा ना। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन। या सर, ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है, तो ये प्रोसेस प्रोटीन होता है? गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल से बन रही होती है। आपकी बात ठीक है। और वेसिकल जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक राउंड मेम्ब्रेन, एक बबल शेप स्ट्रक्चर है। तो मेम्ब्रेन तो सारे एक जैसे होते हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो चाहे वो गोल्जी बॉडी की हो, वो एक जैसे मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो बात एक ही, अगर हम लोग प्रोसेस प्रोटीन बोले या फिर गोल्जी बॉडी बोले तो दोनों एक ही चीजें होंगी।
नहीं बेटा, प्रोसेस प्रोटीन सिर्फ एक्सपोर्ट थोड़ी होता है। कुछ प्रोटीन ऐसा होगा कि जो मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा, और कुछ प्रोटीन वेसिकल के फॉर्म में बाहर भी तो जा सकता है ना। तो ये यहाँ जो प्रोटीन है गोल्जी बॉडी के अंदर, वो रेजिडुअल प्रोटीन है जो कि यहाँ डोमेस्टिकली यूज हो रहे हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ओके सर। ठीक है, तो आप लोगों की कोई क्लास है अभी आगे 1 बजे? बेटा आप लोगों की कोई क्लास है अभी आगे 1 बजे? नो सर, मेरी नहीं है। 1:30 पे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। चलिए, एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ, प्लीज फोकस कीजिएगा नेक्स्ट ऑर्गेनेल की। ठीक है, जी बेटा स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। ओके। We will continue the lectures from the same point. Last time we discussed about the mitochondria and Golgi body, chloroplast, and the rest of the organelles. And now we will continue from the same point, and the next organelle is ribosome. So ribosome is our next organelle, ribosome. Now what is ribosome? Initially ribosome is a membrane-less structure. कोई membrane नहीं है इसका, membrane-less structure. Membrane-less structure. So there is no membrane of the ribosome, and it is one of the smallest organelle because it has a diameter of about 20 to 25. What do you know? 20 to 25 what? Nanometer. One of the smallest organelle. And I told you that if you want to see anything from the light microscope, its diameter should be 200 nanometer. So its diameter is quite lesser than 200 nanometer. It means we can't see ribosome by using light microscope. So this is the first organelle which cannot be seen by the light microscope, and we can only use electron microscope to see the structure of राइबोसोम। राइबोसोम का मेजर फंक्शन क्या है और राइबोसोम बना किस चीज से है? राइबोसोम इज बेसिकली मेड अप ऑफ two important things. One is protein and the other one is nucleic acid. दो चीजें हैं इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलकर राइबोसोम बना रहे हैं। तकरीबन 60% प्रोटीन और 40% न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है राइबोसोम के अंदर? अभी तक आपने जो पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होती हैं और सर्कुलर डीएनए का मतलब है न्यूक्लिक एसिड। आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है और सर्कुलर डीएनए का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड।
आपने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड नहीं था, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर राइबोसोम अटैच थे, और राइबोसोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद हैं, इसलिए हम इनडायरेक्ट ये कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड कौन सा वाला है? ये है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एक होता है बेटा डीएनए और एक होता है आरएनए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वन इज डीएनए, वन इज आरएनए। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए था, लेकिन राइबोसोम के अंदर आरएनए है, और इस आरएनए को हम यूजुअली कहते हैं आर, स्मॉल आर, आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। तो अभी तक जो आपने पढ़ा, राइबोसोम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन ऑल द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स इन द सेल. Its diameter is about 20 to 25 nanometers. We can't see through its light microscope. We should use electron microscope to observe. And it is a membrane-less structure. There is no membrane of the ribosome. Ribosome is made up of 60% about protein and 40% nucleic acid. And that nucleic acid is RNA. What kind of RNA? There are three kinds of RNA: rRNA, tRNA, and mRNA. That will be discussed in chapter 6. However, this time you must know about that ribosome is made up of ribosomal RNA 40%. Now, ribosome के अंदर एक बात और बताते चलो। Ribosome basically दो सब यूनिट से बने हैं। ये तो आपकी परसेंटेज थी, दो सब यूनिट से बने हैं। सो टू सब यूनिट्स कितने हैं? दो सब यूनिट हैं। एक को कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरा कहलाता है लार्जर सब यूनिट। इसका मतलब है राइबोसोम खुद जो है वो एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि दो सब यूनिट से मिलकर बना है। टू सब यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू मेक वन राइबोसोम। तो ये दोनों यूनिट्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, और सिर्फ उस वक्त फ्यूज होते हैं जब इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना हो। फंक्शन क्या है राइबोसोम का? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम पहले पढ़ चुके थे, अमाइनो एसिड को जोड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाना, यानी इनडायरेक्ट में कह सकता हूं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किस किस्म का प्रोटीन? दैट इज पॉलीपेप्टाइड। तो राइबोसोम का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? टू सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड बाय अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। आगे पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो चंद इंपॉर्टेंट बातें जो हमने राइबोसोम्स के मुतालिक, अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, बार-बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इनका जो डायमीटर है वो 20 to 25 नैनोमीटर है। सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगा। 60% प्रोटीन से बना है, 40% आरएनए है, यानी न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए है। अच्छा, स्ट्रक्चरली दो सब यूनिट से बना है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। बोथ द यूनिट्स are separately floating in the cytoplasm, जुड़ते नहीं है, मिलते नहीं है। Yes, they should combine at the time of protein synthesis, लेकिन जिस वक्त ये प्रोटीन बनाएंगे उस वक्त ये आपस में कंबाइन होंगे। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, मतलब कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है। इट्स लाइक एन इमेजिनरी स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज लाइक हियर here is the smaller subunit of ribosome, and here is the larger subunit of ribosomes.
So look at the structure. This is called the larger subunit. Larger subunit. And this is called the smaller subunit. ठीक है? Both subunit contain equal concentration, I mean equal proportion, sorry, of protein. यानी जो हमारे पास 60% प्रोटीन है और 40% RNA है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20% RNA जो है वो लार्जर सब यूनिट में है और 20% जो RNA है वो सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के अंदर है। और ये दोनों यूनिट उस वक्त फ्यूज होते हैं जब इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। इसका रोल आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, इसका इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अभी आप इसको बिल्कुल रट लें कि राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है और जब ये जुड़ते हैं तो वो यूं होते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो राइबोसोम है इनको बनाता कौन है? राइबोसोम जो है ये सेल ऑर्गेनेल तो है, लेकिन ये सेल के अंदर पहले से पड़े नहीं होते, इनको बनाया जाता है। तो राइबोसोम्स को कौन बनाते हैं? विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम? बड़ा कॉमन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो मैं कह सकता हूं कि ribosomes are produced inside the nucleus by, कौन बनाता है इसको? by न्यूक्लियोलस। तो मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसके अंदर राइबोसोम तैयार होते हैं। न्यूक्लियोलस कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। और शायद यही वजह है कि जो राइबोसोम है वो एक स्ट्रक्चर नहीं है, 2 सब यूनिट्स हैं। इसलिए कि अगर ये दोनों जुड़ के एक यूनिट होता तो ये जो न्यूक्लियस के पोर है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर गैप्स होते हैं ना, पोर्स, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से आप जानते हैं, ये गैप्स इतने छोटे होते हैं कि इनमें से राइबोसोम अगर एक यूनिट होता तो शायद पास नहीं होता। इसलिए ये 2 सब यूनिट में होते हैं और एक सब यूनिट इनसे मतलब बाहर आके जो साइटोप्लाज्म है वहां ये दोबारा जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो राइबोसोम है इनकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो बनाता है राइबोसोम्स को, और फिर राइबोसोम जो सब यूनिट के फॉर्म में होते हैं, दोनों सब यूनिट अलग अलग न्यूक्लियर पोर से बाहर आके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। जब इनको प्रोटीन बनाना होगा उस वक्त ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये तो हो गई इसका एक स्ट्रक्चर और इसके थोड़ा सा फंक्शन के राइबोसोम का काम क्या होता है। अच्छा, इसी तरह आपने पढ़ा था कि राइबोसोम्स की 2 किस्में होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की हमारे पास 2 किस्में होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। एक को हमने नाम दिया था 70S और एक को हमने नाम दिया था 80S। ये भी आप जानते हैं। 70S राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये याद रखिएगा। बैक्टीरिया के अंदर 80S राइबोसोम नहीं होता, आप शुरू में पढ़ चुके थे। अलबत्ता जो यूकैरियोटिक सेल है, हमारे बॉडी का सेल है, उसके अंदर 70S भी होता है और 80S भी होता है। फर्क ये होता है कि जो 70S है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और जो 80S है ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच था वहां पर भी हो सकते हैं। तो इट हैज 2 लोकेशन। इट माइट बी अटैच ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इट मे बी फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म एज वेल। But in bacteria we have only 70S ribosome. Why? What is meant by S? ये S का क्या मतलब होता है? S का मतलब है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक बायोलॉजिस्ट का नाम था जिसने पहली बार इन राइबोसोम्स के मास को डिस्कवर किया था। इन्होंने इसको वेट किया था, किसी तरीके से इन्होंने सेंट्रीफ्यूज करके इसका मास निकाला था, और उसके बाद इनको पता चला कि ये जो हल्का वाला राइबोसोम है उसका जो मास है वो 70 है। वो उस वक्त उसने कोई, जैसे कि केमिस्ट्री में हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, तो इन्होंने एक यूनिट दिया था उसको, और वो यूनिट उसने अपने नाम से लिखा S, लाइक अ डेंसिटी
के लिए इसने यूनिट इस्तेमाल किया फॉर दैट इज नॉमिनेटेड बाय स्वेडबर्ग. सो this is all about the ribosomes. What are ribosomes and what's their important function? तो मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हो गई. मेन पॉइंट्स क्या क्या है? मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, 20 to 25 नैनोमीटर है डायमीटर में, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आएगा, और सॉरी लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. 60% प्रोटीन से बना है, 40% न्यूक्लिक एसिड है. कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? राइबोसोमल आरएनए है. अच्छा, उसके 20% जो है स्मॉलर सब यूनिट में है, 20% जो है वो लार्जर सब यूनिट में है. अच्छा, इसके तरफ क्योंकि 2 सब यूनिट थे. अच्छा, फिर इनका काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, यानी पॉलीपेप्टाइड बनाता है. राइबोसोम्स के फर्दर 2 केस में होती हैं, मैंने बताया था. एक हम 70S कहते हैं, इसको 80S कहते हैं. स्वेडबर्ग और S, दिस इज डिस्कवर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट. And ribosomes itself produced inside the nucleus by the nucleolus, and they move out through the nuclear pore in the cytoplasm. Since they are smaller units, they can cross these pores. Otherwise, if they were like a single structure, they couldn't cross these smaller pores in the nuclear membrane. तो यही इसका निचोड़ हुआ. This is all about the ribosome. ये हो गया ribosome की स्टोरी. अब हम एक और ऑर्गेनेल की तरफ. Yes, beta. So I think it's enough for today class. We have discussed about the ribosomes in detail. Now, if you have something to ask, because the laptop battery is going to be flat in a few seconds. So if you ask me something, hurry up. Sir, I have a question. Sir, यहाँ पे ribosomes no membrane structures हैं. तो सर और ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. तो सर इनको होल्ड टुगेदर, इनको बाइंड कैसे किया जाता है जब मेम्ब्रेन ही नहीं है इनको होल्ड टुगेदर करने? इट्स अ जंक स्ट्रक्चर होता है ना पूरे, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, स्टफ होता है पूरा. तो इसके अंदर बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं. राइबोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन है, न्यूक्लियस, सारी मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर बॉन्डिंग होती है, उसको टाइट करके होल्ड करके रखते हैं. ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, Got it, beta. So then, inshallah ta'ala, we'll continue from the same point. अभी अब तक आपने 5 स्ट्रक्चर पढ़ लिए: माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड राइबोसोम. ठीक है, अगले क्लास पे नेक्स्ट पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.